दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों एचपीएससी ने जो हरियाणा में पीजीटी के इंटरव्यू शुरू किए हुए हैं, तो हमारे बहुत सारे साथी हैं इंटरव्यू दे के आते हैं। अलग अलग साथियों से अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मेरा प्रयास यही रहता है कि आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाओ उससे पहले आप पूरी तरह से तैयार होके जाओ और मैं भी इसमें आपकी सहायता करता रहूं। तो इस तरह से मैं बहुत सारे सेशन आप लोगों के लिए लेके आया। उन चीज़ों से वहाँ पर आपको क्वेश्चन एज इट इज मिले, आपसे उसी तरह के जो क्वेश्चन पूछे गए। तो अभी जैसे पंजाबी का कल रिजल्ट आया था, तो हमारे साथी जो उसमें इंटरव्यू दे के आए थे, तो कुछ साथियों को तो हमारे 8 से भी ज़्यादा नंबर मिले हैं, कुछ को 7 से ज़्यादा। पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी इसी तरह का हमारा रिजल्ट था। तो लगभग हमारे जो छात्र हैं वो बेहतर प्रदर्शन करके वहाँ पर आए हैं और उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज इस सेशन के अंदर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, खासकर जो एनसीआर के अंदर अभी पिछले एक हफ्ते से स्कूल बंद रहे, गवर्नमेंट और सरकारी स्कूल सभी बंद कर दिए गए क्योंकि पोल्यूशन ने दिवाली के बाद पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था और जो एयर क्वालिटी थी वो बहुत ही बदतर हो गई थी। तो इस कारण से जो क्लासेस हैं वो चली ऑनलाइन और स्कूल बंद कर दिए गए और कुछ जगह पर तो डीजल जो व्हीकल हैं उन पर भी बैन कर दिया गया, वो भी नहीं चलेंगे। तो दोस्तों हमारे लिए वैसे तो ये एक चिंता का विषय है। तो भविष्य के अंदर आगे चलकर क्या होगा, मेरा तो ये मानना है कि जो एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन, ये रहने लायक नहीं रहेगा। यहाँ पर जो लोग होंगे उनकी उम्र एवरेज देखी जाएगी तो लगभग 10 साल, 5-6 साल तो पहले ही कम हो चुकी है दूसरों के मुकाबले, आगे चलकर तो ये 10 साल और कम हो जाएगी। ठीक है, हमारी सरकार भी इसके लिए प्रयास करती है कि इसको रोका जाए, लेकिन दोस्तों अकेले सरकार के रोकने से इस समस्या का हल हम नहीं कर सकते, प्रदूषण को हम रोक नहीं सकते। हम सभी साथियों को मिलकर इसके लिए कदम उठाने होंगे। अपने पर्यावरण के प्रति हमें सचेत रहना होगा। कोई भी ऐसी चीजें जिनसे पोल्यूशन फैलता है उनमें हमने कमी करनी होगी। तो दोस्तों आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा, ये न्यूज़पेपर के अंदर जब आप न्यूज़पेपर उठाते होगे ना, तो डेली ये वर्ड आप जरूर पढ़ते होगे, ग्रेफ 4 के नियम क्या होंगे। ठीक है, तो ग्रेफ 4 के नियमों पर ये सुप्रीम कोर्ट सख्त है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, तो ये हम न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते रहे। आप जब अब इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, खासकर जो साइंस वाले सब्जेक्ट बच्चे, बायोलॉजी के और उसके बाद मैथ्स के, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज इसी चीज को मैं डिस्कस करूंगा। ज्यादा लंबा सेशन रहेगा, 5 या 6 मिनट का ये सेशन है आप लोगों का, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, ये ग्रेप का मतलब क्या है। ग्रेप 1, ग्रेप 3, ग्रेप 4, ये आपने सुना होगा। तो यहाँ पे ग्रेप का मतलब है दोस्तों ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो जो दिल्ली एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन क्षेत्र के अंदर वायु से निपटने की एक रणनीति है ग्रेप। ठीक है, तो यानी वायु प्रदूषण से निपटने की जो प्लान किया गया है उसको हमने 4 हिस्सों के अंदर बांटा है, ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसका जो गठन किया गया था दोस्तों, ये 2017 में इस योजना को डिजाइन किया गया था। ठीक है, उसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, जिसको हम कह सकते हैं CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपसे ये जरूर पूछा जाएगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इसे लागू करने की जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। योजना को डिजाइन किया गया था और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग इसको लागू करने के लिए जिम्मेदार है ग्रेप को। उसके बाद और देख लेते हैं। अब ये ग्रेप के दोस्तों देखो, ग्रेप को वायु गुणवत्ता सूचांक, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसके आधार पर कितने भागों में हम बांट सकते हैं। यानी आपसे ये कह दिया जाए ग्रेप को कितने भागों में हम बांटेंगे, तो ये है ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3, ग्रेप 4। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, उसके आधार पर इनको नाम दिए गए हैं। तो ग्रेप 1 में तो आएगा दोस्तों जब एयर क्वालिटी होगी जो 201 से लेकर 300 तक के बीच में है, तो इसको हमने नाम दे दिया ग्रेप 1।
जब इससे ज्यादा और खराब हो जाएगी 300 से 400 तक ये चली जाएगी ग्रेप 2 में, और इससे ज्यादा चली जाएगी अब ये ग्रेप 3 के अंदर 400 से 450, और ग्रेप 4 में आ जाएगी 400 से भी अधिक। तो दोस्तों एनसीआर के अंदर ना बहुत सारे जो शहर थे उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगभग 500 से भी ऊपर चला गया था। ठीक है, 450 से तो ऊपर था ही था, कई जगह पे तो हम नोट करते थे इसको 500 के आसपास भी था। ठीक है, तो दोस्तों ये है ना, यहाँ पर तो सांस लेना भी मुश्किल है। आप ये देखोगे इस स्थिति के अंदर जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं जिनको सांस से संबंधित दिखता है उनको तो सांस लेने मतलब बहुत आफत का काम था, उनके तो मरने लायक ये काम था। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि ग्रेप क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये इसमें पूछा जा सकता है इसको कितने हिस्सों के अंदर बांटा गया है, फिर आपसे ये पूछा जा सकता है ग्रेप 1 में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना होगा, ग्रेप 2 में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना होगा, ग्रेप 3 एयर में कितना होगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं कुछ थोड़ा और भी। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो अधिकारी वायु प्रदूषण को कम करने के लिए प्रतिबंधित लागू कर देते हैं। जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा उतना चलेगा, ग्रेप 1 में आ जाए, ग्रेप 2 में आ जाए, ग्रेप, तो फिर इसके हिसाब से कुछ चीजें बैन होने लग जाती हैं। ठीक है, जैसे अब जो ग्रेप 4 था इसके दौरान जो डीजल के जितने भी व्हीकल थे उनको बैन कर दिया गया था, और गैर आवश्यक वस्तुओं के परिवहन वाले बड़े वाहन हैं जिनसे ज्यादा पोल्यूशन होता है जैसे ट्रक हैं इन पर भी बैन कर दिया गया था। और जैसे भी स्टूडेंट होते हैं स्कूलों के अंदर जाते हैं तो स्कूल बस भी चलती हैं, बहुत सारे जो टीचर हैं वो भी इधर से उधर जाएंगे उससे भी व्हीकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये किया गया कि जो क्लास है ना वो फिजिकली क्लास बंद कर दी और उसके स्थान पर ये कहा गया कि जो क्लास है ना वो ऑनलाइन लगाई जाए। हाँ, यहाँ पर तो ये था कि भाई जो टीचर तो स्कूल में जरूर आएंगे। उसके बाद रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर, जैसे भाई जो मकान बनाने का, बिल्डिंग बनाने का जो काम है उस पर रोक लगा दी गई ताकि वायु के अंदर ज्यादा पोल्यूशन ना हो, धूल के कण ना फैले। तो ग्रेफ 4 के अंदर इन इन चीजों पर बैन लगा दिया गया था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद AIQ कैसे काम करता है दोस्तों, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बाहरी वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य के बारे में संचार करने के लिए EPA का उपकरण है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 6 रंग कोडिंग श्रेणियां शामिल हैं जिसमें प्रत्येक सूचकांक मापने की एक सीमा के, तो यही है कि इसको भी 6 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसको हम 6 हिस्सों के अंदर बांट सकते हैं। वायु प्रदूषण का स्तर उतना ही अधिक होगा, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उतनी ही अधिक होगी। तो दोस्तों ये तो जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना इसमें, तो वैसे वैसे जो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम वो होती चली जाएंगी। बेस्ट कौन सा है, देखो 50 या उससे कम का एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये बेहतर माना जाता है कि भाई जीने लायक जो स्वास्थ्य जो जिसको कहते हैं ना स्वच्छ हवा कहते हैं वो 50 से कम माना जाता है, लेकिन अपने एनसीआर में तो कभी नहीं आता होगा 50 से नीचे। तो आप एनसीआर में रहते हो तो ये मान लीजिए आपकी जो लाइफ रहेगी बाकी उनसे कम रहेगी। जबकि 300 से और अधिक का तो बहुत ही खतरनाक माना जाता है। अभी पिछले 1 महीने से जो चल रहा है दोस्तों, ये गैस चैम्बर बन चुका है। आप जीटी रोड की तरफ जाओगे ना, आप जीटी रोड की तरफ जाइए, आपको जैसे हम स्कूल में जाते हैं या कई बार देखते हैं कहीं और जगह जाते हैं तो आपको मतलब कुछ नहीं दिखाएगा, धुआं ही धुआं दिखाई देगा। आप सफेद शर्ट पहन के चले जाइए, थोड़ी देर के अंदर वो बिल्कुल उस पर आपको दिखाई दे जाएगा, काली हो जाएगी। तो इतना पोल्यूशन है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर 50 से नीचे है तो वो है सांस लेने के लायक, लेकिन अब तो 450 के से भी ऊपर पहुंच चुका था।
तो दोस्तों आपने यही चीजें ध्यान रखनी है कि जो एयर क्वालिटी सबसे अच्छा मानी गई वो 50 तक है जी, उसके बाद 100 तक भी काम चल जाता है। जैसे जैसे 100 से ऊपर चला जाएगा वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता चला जाएगा। इस चीज के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जैसे आपसे ये मैंने बताया था CAQM, इसकी मैंने वो मैं फुल फॉर्म आपको बता दी थी। इसकी स्थापना जो NCR है ना और उसके आसपास में वायु की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए की गई थी। जिम्मेदारियों में शामिल वायु गुणवत्ता पर शोध करना, वायु गुणवत्ता के मुद्दों की पहचान करना और उनका समाधान कैसे करना, तो ये चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई आप ये बताइए, जिस एरिया के अंदर वायु प्रदूषण को रोकना या कंट्रोल करना, इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है, उसका नाम क्या है? तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो इसके बारे में। तो दोस्तों ये एक छोटा सा सेशन था, मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी ये अगस्त 2021 के अंदर की गई थी। खाली आप इतना भी ध्यान रख लोगे ना, जो मैंने बेसिक जो चीजें बताई हैं उनसे भी काम चल जाएगा। तो आज के इस सेशन के अंदर इसकी आपको PDF चाहिए तो आप 9996406888 पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप। और दोस्तों हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आने लग रहे हैं, जो आपका रिस्पॉन्स है तो हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। और भी जो कुछ बच्चों के ये मैसेज आते हैं, सर आपने पहले शुरू क्यों नहीं किया? ये पहले मैंने किया था, काफी साल पहले किया था, उसमें फिर किसी ने हमारा जो चैनल था वो हैक कर लिया, डिलीट कर दिया, 2-3 बार ऐसा ही हुआ, फिर मैंने ये चीजें बंद कर दी थी। वैसे तो सिलेक्शन तो हमारे यहाँ से बहुत सारे होते हैं, अभी KVS में भी 45 बच्चों के सिलेक्शन थे हमारे, उससे पहले भी बहुत सारे बच्चों के, पिछले PGT में भी सब बच्चों के सिलेक्शन थे। तो सोनीपत में हमारा जो चाणक्य इंस्टीट्यूट है बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, लगभग 13 साल से हम आप लोगों की सेवा के अंदर लगे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या इनकी जो PDF वगैरह चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना, हम आपको ये मिल जाएगी आपको। और ये PDF हमारी दोस्तों, ये हमारी जो ऐप है एडू चाणक्यन, इसमें एक फोल्डर बना हुआ है, ये सारी जो PDF है इससे रिलेटिव वो सारी आपको वहां पर मिल जाएंगी। ये ऐप भी डाउनलोड कर लेना आप। और बाकी दोस्तों हमारे यहाँ पर जो दूसरे बैचेज हैं वो भी चले हुए हैं, अभी जल्द ही PGT हिस्ट्री और PGT कॉमर्स, बाकी चलकर जो भी आएंगे ना हम सबके ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच चलाएंगे। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़िए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो हम आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे। आज के सेशन के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।